हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद परसू पे। आज हम जानेंगे हमारे ब्रह्मांड के बारे में। ये हमारे क्लास का दूसरा क्लास है जिसमें ये पार्ट है इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी का। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी के बारे में जान रखा है। उसमें हमने जाना कि ज्योग्राफी क्या है, ये किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब हम आज जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ये सारी चीज़ें किस प्रकार से काम करती है। आइए आज हम जानते हैं अपने ब्रह्मांड के बारे में और उससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में यहाँ बताया गया है। हाँ, आप सीधे सीधे तौर पे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यहाँ इसके ऊपर कई सारी अवधारणाएं दी गई है। जी हाँ, आप सही, यहाँ कई सारे वैज्ञानिकों के द्वारा कई सारे तथ्य दिए गए हैं, उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई हैं। तो इसमें हम पहले इसे साइंटिफिक तरीके से जानेंगे, उसके बाद जो हमारा कल्चर है, जो हमारा वेद है, उसमें इसके बारे में क्या कहा गया है, उन सब चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए हम यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। जहाँ हम देख पा रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो हम इसको साइंटिफिक तरीके से पहले जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक है बिग बैंग थ्योरी। ये सबसे ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ें हैं क्योंकि ये थ्योरी ऐसा है जिसको साइंटिस्टों ने पहले लैब में एक्सपेरिमेंट करा, उसके बाद इसको लागू करा। हाँ, हो सकता है ये इस तरह से हो, क्योंकि ये वाला जो है ये सबसे ज़्यादा सूटेबल था, ये सबसे ज़्यादा कारगर था, ये सबसे ज़्यादा मैच किया था हमारे ब्रह्मांड के उत्पत्ति से लेकर। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब हम इसको जानते हैं। तो साइंटिस्टों का इसके बारे में क्या मानना है, हम पहले उस चीज़ों के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.8 अरब साल पहले हुआ था। हाँ जी, 13.8 अरब साल पहले एक महाज्वाला जिसे बिग बैंग कहते हैं उससे हुई थी। यानी एक परमाणु, एक कण से भी छोटा परमाणु, जिस तरह से आपने इस वीडियो में देखा, यहाँ एक परमाणु है, इसका आकार काफ़ी बड़ा है पर ये काफ़ी छोटा है। परमाणु के आकार का एक अणु था जो कि किसी कारणवश इसमें एक महाविस्फोट हुआ। जिस तरह से अगर मैं इस वीडियो को दोबारा से प्ले करूँ, आप हमें एक सेकेंड दीजिए। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं। हाँ, जिस तरह से प्ले हो रहा है तो इसमें विस्फोट सा हो रहा है। एक सेकेंड दीजिएगा। कहाँ गया? हाँ, तो आप देख सकते हैं इसमें विस्फोट सा हो रहा है और वो कण हर जगह फैलता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं जो कण है ये हर जगह फैलता हुआ जा रहा है और इससे कई सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा है, ये प्रज्वलन हो रहा है, ये ऐसी सारी चीज़ें हो रही है। तो इसे हम बिग बैंग कहते हैं। उसी को हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसे हम देख पा रहे हैं बिग बैंग थ्योरी के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बिग बैंग से पहले पूरी ब्रह्मांड एक बिग बैंग से पहले पूरी ब्रह्मांड एक बिंदु यानी सिंगुलैरिटी यानी एक कण में, सिर्फ एक ही कण में, ये आप जितना छोटा कण देख पाए, एक अणु के बराबर कण, एक परमाणु के बराबर कण, एक छोटा सा कण जो आपको दिख भी नहीं पा रहा हो, ये दिख पा रहा है आपको, इससे भी छोटा कण जिसे हम, आप जानते हैं परमाणु क्या होता है, तो वो उतना छोटा कण था जो कि एक विस्फोट के बाद अत्यंत उच्च तापमान और घनत्व के साथ सिमटा हुआ था। वो एक सिंगुलैरिटी, वो एक बिंदु, एक अत्यंत ताप, टेम्परेचर, प्रेशर और घनत्व के साथ एक बिंदु में सिमटा हुआ था। अचानक से उस बिंदु में एक विस्फोट हुआ जिसे महाविस्फोट या बिग बैंग नाम दिया गया। जी हाँ, तो अचानक से उसमें एकदम बड़ा सा विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग का नाम देते हैं। आप आगे वाले स्लाइड में ये यहाँ देखते हैं, धमाके के मात्र 1.43 सेकेंड के अंतराल में ही समय, अंतरिक्ष अपने अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ धमाके का, बस 1.43 सेकेंड ही हुए और इसमें समय अपने अस्तित्व में आ गया, समय का निर्माण हो गया, समय कार्य पे आ गया, अंतरिक्ष का निर्माण हो गया, अंतरिक्ष अपने कार्य पे आ गया और इसमें भौतिक नियम लागू होने लगे। मात्र 1.43 सेकेंड में ही भौतिक नियम भी लागू होने लगे यूनिवर्स पे। इतना तेज़ी से ये एक्सपेंड करता गया, इतना तेज़ी से ये फैला। चलिए अगली लाइन को हम देखते हैं। अगला लाइन है हमारा, धमाके के 1.34 सेकेंड, यानी धमाके के बस 1.34 सेकेंड में ही, इससे भी पहले के सेकेंड में, ये जो हमारा है 1.43 में, इससे भी पहले के सेकेंड में 1.34 सेकेंड में ही ब्रह्मांड का विस्तार 10⁻30 गुना स्पीड से फैला। यानी आप सोच भी नहीं सकते हैं, मात्र सेकेंड भी पूरा नहीं हुआ और ब्रह्मांड 10⁻30 गुने के स्पीड से फैलना शुरू हो गया, एक्सपेंड करना शुरू हो गया। इस समय तक क्वार्ट, लिप्टन और फोटोन का गर्म द्रव बन चुका था। ये जो एलिमेंट्स उस टाइम पे थे, ये जो पदार्थ उस टाइम पे थे, ये सब द्रव के आकार में, द्रव के रूप में आ गए। जी हाँ, ये द्रव के रूप में आ गए। अब तक ब्रह्मांड
कुछ हद तक ठंडा हो चुका था। इन समय तक ब्रह्मांड क्या हुआ था, कुछ हद तक ठंडा हो चुका था, जिस कारण से जो हल्के एटम्स थे जैसे हाइड्रोजन हो गए, हीलियम हो गए, ऐसे एटम्स भौतिक तत्व का निर्माण करना शुरू कर दिया, यानी एक भौतिक तत्व में बदलना शुरू हो गया, यानी एक फिजिकल रूप में आना शुरू हो गए। इस महाविस्फोट की ऊर्जा इतनी अधिक थी कि आज तक हमारे ब्रह्मांड का निरंतर विस्फोट हो रहा है। ये जो हमारा एक विस्फोट हुआ था, ये जो विस्फोट हो रहा है, इसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि आज तक, जी हाँ, 13.8 अरब साल बाद तक ये आज भी इसका इतना ज़्यादा प्रभाव था कि आज भी ये ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। चलिए, ये कहा गया इस लाइन में। अगला लाइन देखते हैं। ब्रह्मांड लगभग 3 मिनट में सबसे हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम बन गए और 3.8 लाख वर्ष बाद प्रकाश ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने लगा। यानी सिर्फ 3 मिनट में ही ब्रह्मांड के जो हल्के एटम्स थे, जो हल्के एलिमेंट्स थे, उन्होंने अपना आकार लेना शुरू कर दिया और 3 लाख साल बाद, 3.8 लाख साल बाद लाइट जो थी वो हमारे यूनिवर्स में एकदम फ्रीली घूमने लगी, एकदम फ्रीली मूव करने लगी हमारे यूनिवर्स के अंदर 3.8 अरब साल बाद। चलिए आगे देखते हैं। कई लाखों वर्षों, यानी कई लाख वर्षों बाद गैस के बादल सघन हुए, यानी एकजुट होने लगे, एक जगह पे इकट्ठा होने लगे गैस के बादल जो थे, और गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे, आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। यानी ये आपस में मिलकर, आपस में जुड़ कर एक बादल जो वहाँ पे घिरे हुए थे, उस एक्सपेंड से बना बादल था, वो आपस में जुड़ कर तारे, ग्रह, आकाशगंगा यानी हमारे गैलेक्सीज़ का निर्माण करने लगे, इन सारी चीज़ों का निर्माण करने लगी वो सारे गैस जो वहाँ पे मौजूद थे। चलिए अगली लाइन को देखते हैं। तारे समय के साथ फटते रहे, भारी तत्व बने और धीरे धीरे इत्यादि ग्रह इत्यादि अपने अस्तित्व में आए। यानी जो तारे थे वो समय के साथ बूढ़े होते गए और उनका अंत होता गया, और वे क्या हुए, उनके जो धूलकण थे वह ग्रह में, उल्का पिंडों में, अन्य कई सारी चीज़ों में, चांद में, फलाना ढिमकाना, जो भी सारी चीज़ें हमारे अंतरिक्ष में, उन सारी चीज़ों में तब्दील होने लगी और वो सारे अपने अस्तित्व में आने शुरू हो गए। एक बारी मैं बोर्ड खाली कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, अब चलिए देखते हैं आगे जान के। अब देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का विस्तार डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है। यानी एक डार्क एनर्जी है, ब्रह्मांड, वैज्ञानिक मानते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं कि एक डार्क एनर्जी है कोई, जिसके वजह से हमारे ग्रह का, हमारे ब्रह्मांड का फैलाव होते जा रहा है, विस्तार होते जा रहा है, हर दिशा में वह अपने आप को फैलाते हुए आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ तक हमने जाना साइंटिस्टों का क्या मानना है। साइंटिस्टों ने हमारे ब्रह्मांड के बारे में क्या कहा कि आखिर किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई, इसका निर्माण किस तरह से हुआ, और क्या क्या साइंटिफिक तरीके थे जिस कारण से आज हम अपने यूनिवर्स को देख पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय परंपराओं में, हमारे वैदिक में, हमारे वेद में इसके बारे में बहुत पहले बता दिया गया था। जब हमारे साइंस का एस की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब हमारे साइंस का एस भी नहीं बना था, उस टाइम पे ही हमारे हमारे वेदों में लिखा जा चुका था हमारे ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में कि आखिर किस तरह से हुआ। तो चलिए अब हम जानते हैं हमारे वेदों में किस प्रकार से ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, इन चीज़ों को जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ है वैदिक एवं भारतीय परंपरा। देखिए भारतीय दृष्टि से ऋग्वेद एक सबसे पुराना वेद है। जैसे आपको पता होगा 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चारों वेद होते हैं। ये गिनती थोड़ी उल्टी पुल्टी हो गई है, पर यही 4 वेद होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4 वेद होते हैं। इसमें से सबसे पुराना वेद जो होता है हमारा, वो हमारा ऋग्वेद है। उस ऋग्वेद में इसके बारे में, इसकी व्याख्या की गई है, इसके बारे में विश्लेषित किया गया है, इसको बताया गया है। तो देखिए भारतीय दृष्टिकोण से ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में, नासदीय एक सूक्त का नाम है, उसके एक पाठ का नाम है, उसमें ब्रह्मांड के आरंभ की चर्चा मिलती है। यानी ऋग्वेद के अंदर नासदीय सूक्त के अंदर ब्रह्मांड के आरंभ की चर्चा मिलती है, जिसमें कहा गया है कि उत्पत्ति से पहले ना तो अस्तित्व, ना अनास्तित्व, ना अंतरिक्ष, ना समय, केवल सघन अंधेरा और ऊर्जा थी। जी हाँ, इसमें कहा गया है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब ना अस्तित्व था, ना अनास्तित्व था, ना अंतरिक्ष था, ना समय था, कुछ भी नहीं था। बस एक सघन काला, एक अंधकार, एक ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ था, कुछ भी नहीं था, बस एक अंधेरा, काला, ऊर्जा हर जगह छाया हुआ था। लेकिन और हमने इसी को यहाँ जाना है इस वाले में। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिग बैंग से पहले
एक सिंगुलैरिटी में सिमटी हुई है। यहाँ भी हमने सिर्फ वही चीज़ों को जाना है, बस इसे थोड़ी हम अपने भाषा में जाना है कि यहाँ हमने सिंगुलैरिटी यानी एक बिंदु यानी परमाणु का इस्तेमाल किया है और वहाँ हमने एक सघन या मात्रा की इस्तेमाल की है। यानी देखिए अगर दोनों बातें ही सेम है, ये आज बनी है लेकिन ये हमारा ऋग्वेद अरबों साल पुराना है, कई हज़ार साल पुराना है, इसमें इसकी व्याख्या की गई है। अब देखते हैं परम तत्व, ब्रह्मांड की रचना हुई विज्ञान जिसे सिंगुलैरिटी कहता है। हमने अभी बात की थी सिंगुलैरिटी के बारे में। परम तत्व हमारा वही था जो एक बिंदु था, सिंगुलैरिटी था, उसी को हमने अपने वेद में परम तत्व का नाम दिया है, जिसे हम सिंगुलैरिटी के रूप से जानते हैं। वेदों में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मांड के आरंभ में नाद यानी ध्वनि और ऊर्जा, जी क्या, यहाँ पे ध्वनि यानी नॉइज़ और एनर्जी दोनों ही मिले थे। जिस तरह से हमने भी जाना हमारे बिग बैंग थ्योरी में भी कि वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिससे बहुत सारी एनर्जी निकली थी और बहुत ज़्यादा आवाज़ निकला था उससे। इससे ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न हुए जिससे विज्ञान बिग बैंग के विस्फोट के प्रारंभिक ऊर्जा से जोड़ता है, जिसे हमारे वैज्ञानिक बिग बैंग के प्रारंभिक ऊर्जा से जोड़ता है और हमारा वेद ध्वनि और ऊर्जा से जोड़ता है, जिसे हम नाद कहते हैं। इस ऊर्जा से पहले केवल अंधेरा, फिर रहस्यमयी हलचल के बाद पदार्थ और भौतिक जागरूकता की संरचना प्रारंभ हुई। हाँ जी, तो इन सारी चीज़ों के बाद हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ और इस तरह से हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। इन सारी चीज़ों में हमने जाना है कि हमारा यूनिवर्स किस प्रकार से बना है और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी हमारे यूनिवर्स को बनने में, ये सारी चीज़ें तो हमने इसके बारे में आज जान लिया है। कल से या फिर अगला जब भी क्लास आएगा, 1-2 दिन के अंदर ही आपका अगला क्लास आएगा, उस क्लास में हम जानेंगे अपने चैप्टर के बारे में। मैं पहला क्लास 7 के पहले क्लास से शुरुआत करने वाला हूँ, जिसका नाम है संसाधन। जी हाँ, जिसका नाम है संसाधन यानी रिसोर्सेस। हम रिसोर्सेस के बारे में, रिसोर्सेस यानी संसाधन के बारे में ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन क्लास में भी जाना था। हम उसी को अपने इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, इसी चैप्टर में जानेंगे। तो आपको इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इजीली। आपको ज्योग्राफी वाला जो पीडीएफ था वो भी मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप इजीली वहाँ से ढूंढ सकते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज की हमारे इस क्लास से जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी तरह से अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ को देखकर अपने नॉलेज में थोड़ा इजाफा कर पाए और अपने चैप्टर को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। क्योंकि ये नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, तो आपका जो भी छूटा हुआ है वो सब हम कवर कर लेंगे इसमें और काफ़ी जल्दी कर लेंगे। इस तरह से हम वीडियो अब रेगुलर रहेगा, काफ़ी जल्दी आते रहेगा। तो आप लोगों से हम बस इतना ही है कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।